चैप्टर 30 की शुरुआत में हमें एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर रूनी अपने घर में टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि 24 साल की सूजन एना नाम की लड़की की लाश मिली है, जिसका मर्डर मिस लिंडा की मौत के ठीक 2 दिन बाद किया गया था। लिंडा की तरह सूजन का चेहरा भी काट दिया गया है जो अभी तक मिला नहीं है। और ये खबर देखते ही डॉक्टर रूनी का दिमाग घूम जाता। वह हैरान होकर सोचता है दूसरी बॉडी भी मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नोआ ने बताया था। पर ये बॉडी तो आज सुबह मिली है, जबकि नोआ ने तो कल दोपहर को ही मुझे इसके बारे में बता दिया था। वो हैरानी से सोचता है न्यूज में आने से पहले ही उसे ये सब कैसे पता चल गया। क्या सच में किसी भूत ने उसे ये सब बताया है? रूनी तुरंत अपने होश में आके बोलता है नहीं, यह नामुमकिन है, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर उसने गलती से वो बॉडी देख ली होगी। अब वो एकदम से थम जाता है और सोचता है शायद ये भी हो सकता है कि नोआ ने उन दोनों को मार दिया हो। हाँ, यही हो सकता है। वो उस घटना के बारे में बहुत बारीकी से बता रही थी। न्यूज कह रही है कि चेहरा नहीं मिला, जबकि नोआ का कहना है कि वो चेहरा उसके पास है। नोआ की बातें न्यूज रिपोर्ट से हूबहू मैच कर रही है। तभी न्यूज में आगे बताया जाता है कि दूसरी विक्टिम की बॉडी के पास से लाल रंग के जूतों की एक जोड़ी मिली है जो शायद विक्टिम की नहीं है। ये सुनते ही रूनी सोचता है कल नोआ ने कौन से जूते पहने थे। तभी रूनी का फोन बजता है। रूनी फोन उठा के पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सामने से उससे कोई पूछता है कि क्या आपने वो न्यूज देख ली। तो रूनी जवाब देता है हाँ, मैंने वो न्यूज देख ली है। अब फोन में जो बंदा होता है वो उसे बता रहा होता है कि वो जूते उसने देखे हैं। ये सुन के जो रूनी है थोड़ा हैरान हो जाता है। अब हमें फोन के दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको वो कॉल किसी और ने नहीं बल्कि इसी भूरे बाल वाले ने किया होता है। अब हमें आज सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर रूनी ने अपने ऑफिस में कुछ डिटेक्टिव्स को बुला लिया होता है। वहाँ पर वो डिटेक्टिव अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं पॉल मर्फी हूँ। डिटेक्टिव पॉल रूनी को समझाता है कि डॉक्टर, जैसा कि मैंने आपको फोन पर बताया था कि चोरी छिपे रिकॉर्ड की गई बातचीत की कोर्ट में कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी, और अगर पेशेंट को पता चला कि आपने शिकायत की है तो आप खुद कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो रूनी उससे पूछता है लेकिन अगर नोआ बातचीत के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो उसे कब गिरफ्तार किया जाएगा? अगर उसे सच में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी के हावी होने से पहले उसे अरेस्ट करना होगा। तो पॉल कहता है कि ये उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो क्या कहती है। तुम बस बातों ही बातों में उसे उस चेहरे के बारे में पता लगाने की कोशिश करना कि वो कहाँ है, और बेहतर होगा अगर तुम उससे ये कबूल करवा लो कि वो लाल जूते उसी के हैं, समझ गए? तो रूनी कहता है ठीक है। इतने में दूसरा डिटेक्टिव बोलता है कि उसने टेबल के नीचे वो वायर टेप जो है इंस्टॉल कर दिया है। अब पॉल उस ऑफिस से बाहर जाते हुए रूनी से कहता है नर्वस मत होना, बस नॉर्मल रहने की कोशिश करना। अब बाहर दूसरे डिटेक्टिव वहाँ के स्टाफ को समझा रहे होते हैं कि नॉर्मल रहने की कोशिश करना, और जब नोआ आई तो उसे ज्यादा घूर के मत देखना। तभी वहाँ पर एक दूसरा डिटेक्टिव आता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव मार्क। इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मार्क कहता है हमारे पास 200 से ज्यादा रिपोर्ट आई हुई है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पॉल उससे कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो हमारी मेन सस्पेक्ट है। उसे न्यूज में आने से पहले ही दोनों मर्डर के बारे में पता था, और क्राइम सीन पर मिले जूतों जैसे जूते भी उसके पास देखे गए हैं। तो मार्क कहता है मल्टीप्लाई पर्सनैलिटी मेरी जुत्ती, ये क्या बकवास है। कोई औरत भी इस बीमारी के चलते किसी की जान नहीं ले सकती। तो पॉल उसे ठीक करते हुए कहता है कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, और साइकेट्रिस्ट ने खुद ही ऐसा कहा है। अब दोनों बहस करते हुए आगे बढ़ते हैं। मार्क पूछता है भला कोई अकेली औरत किसी लाश को पेड़ से कैसे टांग सकती है? पॉल जवाब देता है कि वो गाड़ी का यूज भी तो कर सकती है, और क्योंकि बॉडी पर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज नहीं किया गया इसलिए कातिल की औरत होने के चांसेस ज्यादा हैं। मार्क कहता है कि तुम गलत हो। तो पॉल चिल्लाता है नहीं, बाकी की खबरें कॉल से तो हमें कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने रिपोर्ट किया कि उसके पड़ोसन के पास विक्टिम का चेहरा है, जो बाद में एक नकली विग निकली। किसी ने अपने साथ काम करने वाले की शिकायत कर दी कि उसने आज अलग जूते पहने हैं, और कुछ पागल तो खुद को ही कातिल बता रहे हैं। पॉल अपना सिर पकड़ के कहता है और उन प्रैंक कॉल्स की तो बात ही मत करो जहाँ किसी ने कहा कि उत्तर दिशा में कुछ मील दूर पर एक पेड़ के नीचे भूरे रंग के बैग में चाकू और कटा हुआ चेहरा रखा है। अगर उन्हें मालूम है कि वो कहाँ है तो वो खुद आके पुलिस को क्यों नहीं दे देते? हमारे पास इन फालतू चीजों के लिए कोई टाइम नहीं है। अब इससे हमें ये तो पता पड़ गया है कि वो कॉल पक्का उन्हीं 2 चोरों ने की है। तभी बाहर से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि नोआ की कार आ गई है। पॉल कहता है चलो, अब जो होगा रिकॉर्डिंग सुनकर पता चल जाएगा, और वो साइड वाले कमरे में चले जाते हैं। अब नोआ उस हॉस्पिटल में एंटर करती है और रूनी के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जो बाहर के स्टाफ होते हैं वो उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन नोआ को इस बात का पता नहीं चलता और वो सीधा रूनी के ऑफिस के अंदर एंटर कर जाती है। अब हम प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ रूनी की बातें सुनकर काफी डरी हुई होती है, और रूनी उन्हें उस जूतों के बारे में पूछ रहा होता है और पूछता है कि वो जूते तुम्हारे ही है ना नोआ? उनकी ये सब बातें पास वाले रूम में बैठे डिटेक्टिव सुन रहे होते हैं। नोआ जो है उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे पाती है, तो रूनी वापस पूछता है। अब फाइनली नोआ जो है उसकी बातों का जवाब देना शुरू करती है, और वो कहती है कि वो जो जूते हैं
वो मेरे नहीं हैं। ये सुन के डॉक्टर और वो डिटेक्टिव वो शॉक हो जाते हैं। तो डॉक्टर रूनी कहता है लेकिन उस दिन तो तुमने वही जूते पहने हुए थे। तो नोआ तुरंत उसकी बातों का जवाब देती है कि मुझे कोई मेमोरी ब्रेक्स भी नहीं हुए। 2 दिन पहले मैंने आपसे जो भी कहा था वो सब मेरा हेलुसिनेशन था। मैंने दूसरे साइकियाट्रिस्ट से बात की है और अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब मुझे ऐसी चीजें न तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई। ये सुन के रूनी खड़ा हो जाता है और कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने लाश देखी है और उसका चेहरा भी तुम्हारे पास है। नोआ आराम से जवाब देती है तुमने मेरे बात पर यकीन ही क्यों किया? क्या मैंने आपको वो चेहरा दिखाया था? ये सुन के रूनी कुछ भी नहीं बोल पाता है। बगल के कमरे में बैठे हुए डिटेक्टिव भी ये सुन के हैरान हो जाते हैं। अब रूनी उससे बोलता है तुमने मुझे दिखाया तो नहीं था, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड अचानक इतना बदल कैसे गया? तुम आज सुबह इतनी जल्दी मेरी मदद लेने आई थी ना? तो नोआ जवाब देती है मैं सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि आपने आज सुबह मुझे इतनी अर्जेंटली फोन करके बुलाया था। बचपन से ही मुझे हेलुसिनेशन का इलाज मिल रहा है, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं बताया। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी दिमागी बीमारी की बातों को न्यूज से जोड़कर मुझे कातिल मान लेंगे। ये सब कह के नोआ वहाँ से जाने लगती है तो उन्हीं उसे रोक लेता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ कि एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि तुमने मर्डर किया है, लेकिन उस दिन तुम्हारे जूते सिर्फ मैंने देखे थे। तुम सच से भाग नहीं सकती। मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में नहीं करूँगा, मैं बस ये सब रोकना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये सुन के नोआ उसकी तरफ देखती है और अचानक से उसके करीब चली जाती है। रूनी ये सब देख के काफी शौक हो जाता है। वो धीरे से उसके कान में बोलती है झूठ मत बोलो, तुम पहले से ही मेरी रिपोर्ट पुलिस में कर चुके हो। ये सुन के रूनी के होश उड़ जाते, उसे समझ नहीं आता कि नोआ को ये सब कैसे पता चल गया। वो पीछे हट जाता है तो नोआ उसके कॉलर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेती है और धीरे से बोलती है सुनो, मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, वो सच में लिंडा ही है। अब शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है नोआ का पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे डॉक्टर रूनी नोआ से सवाल कर रहा होता है और नोआ सोच रही होती है कि ये क्या बात कर रहा है। मेरी एक अनदर पर्सनैलिटी भी है जिसने लिंडा को मार दिया है। मैंने किसी को मारा है और ऐसा कुछ मुझे याद भी नहीं है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और उस फोटो का क्या जो मैंने खींची थी? वो ये सब सोच ही रही होती है कि इतने में लिंडा पीछे से आ जाती है और वो कहती है नोआ एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि इस वक्त पुलिस तुम्हारी सारी बातें सुन रही है। अब हमें साइड वाले कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे जो डिटेक्टिव है उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अब जो मार्क होता है इन सब से ऊब जाता है और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। तो जो पोल होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो बाहर चला जाता है। अब मार्क अपनी सिगरेट्स बाहर निकालता है तो स्टाफ मेंबर उसे बोलती है कि यहाँ पे जो है स्मोक करना मना है। और फिर वो मार्क से पूछती है क्या वो औरत सच में ही कातिल है? तो मार्क उसे चुप कराता है क्योंकि वो जो नोआ होती है वो उस ऑफिस से बाहर आ गई होती है। नोआ को उस पर शक ना हो इसीलिए वो जो है स्टाफ मेंबर के साथ नॉर्मली बातें करना शुरू कर देता है। जब नोआ वहाँ से जा रही होती है तो वो उसे जो है छुप के देख रहा होता है। नोआ वहाँ से चुपचाप चली जाती है और ये बस उसे जाते हुए देख रहा होता है और कुछ सोचने लग जाता है। अब नोआ के जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर रूनी उन्हें समझा रहा होता है कि उसको मालूम था कि मैंने उनकी रिपोर्ट जो है पुलिस में कर दी है। तो डिटेक्टिव उसे कहता है लेकिन हमने तो वायर टेप के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो वो बोलता है कि उसको मालूम था कि आप सुन रहे हैं, इसीलिए उसने मेरे कान में धीरे से बोला था। लेकिन वो सब उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब पोल जो होता है डिटेक्टिव मार्क के पास जाता है और कहता है कि तुमने सही कहा था, हमने तो यहाँ पर आके समय की बर्बादी की है। तो मार्क कहता है नहीं, वो डॉक्टर सही बोल रहा है, उस लड़की को मालूम था कि हम उसकी बातें सुन रहे हैं। तो पोल उससे पूछता है कि आपका क्या मतलब है? तो मार्क उसे बताता है कि जब वो लड़की काउंसलिंग रूम से बाहर आई थी तब वो उसी कमरे की तरफ घूर रही थी जहाँ से हम बातें सुन रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नोआ का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो सारा है बैठे बैठे नोआ की बात याद कर रही होती है, जहाँ पे नोआ ने उसे बोला था कि ये सब करने के लिए तुम्हें मेरे फादर ने ही बोला है ना। अब उसे लॉर्ड मेयर की कही हुई बात याद आती है जिसमें उन्होंने सच में उसे कहा था कि जब नोआ अस्पताल जाए तो हमेशा उसके साथ जाना, उसे कभी भी अकेला मत जाने देना। अगर तुम्हें उसका बर्ताव थोड़ा भी अजीब लगे तो उसे तुरंत वापस ले आना। आप सारा मन में सोचती है जब लॉर्ड मेयर्स को पता चलेगा कि नोआ फिर से अकेले बाहर गई है तो वो बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन वो अस्पताल ही तो गई है। अब तो उसे वो आवाजें सुनाई देना बंद हुए भी आधा साल बीत चुका है। लेकिन आज जो सुबह हुआ वो काफी अजीब था। हॉस्पिटल वालों ने आज सुबह उसे इतनी जल्दी कॉल क्यों किया?
किसी ने अस्पताल का नाम तक नहीं बताया, सिर्फ कहा कि वो डॉक्टर रूनी बोल रहा है। और नोआ ने भी मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की थी। क्या उससे सच में कोई भयंकर बीमारी है? क्या मुझे जॉन को ये सब बता देना चाहिए? फिर सारा को याद आता है कि पिछली बार जॉन ने कितना बड़ा हंगामा किया था। वो सोचती है रहने देती हूँ, बात बताने से चीजें और बिगड़ जाएंगी। तभी जॉन उसके पास आता है और पूछता है क्या बात है सारा, क्या हुआ? तो सारा कहती है कि मैं इतने टाइम बाद अपनी बहन से मिलने वाली हूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। वो आने ही वाली होगी, मैं एक बार फिर से घर का चक्कर लगा आती हूँ। अब सारा जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि नोआ घर वापस आ गई है। सारा भागकर उसके पास जाती है और पूछती है क्या हुआ नोआ, डॉक्टर ने क्या कहा? तो नोआ कहती है कुछ नहीं, उनसे कोई गलती हो गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारा राहत की सांस लेती है और नोआ को गले लगाकर कहती है चलो शुक्र है, मैं तो डर गई थी। सुबह सुबह डॉक्टर का फोन आना, मुझे लगा तुम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस गई हो। सच बताऊं तो तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा था, वो तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, मैंने तुमसे झूठ बोला था, उसके लिए सॉरी। नोआ कहती है कोई बात नहीं सारा। तो सारा उससे बोलती है भला ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो सुबह सुबह पेशेंट को बुलाता है, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। नोआ कहती है बिल्कुल, कैसा घटिया डॉक्टर था। अब सारा उसके बारे में और बातें करने लग जाती है कि जब उसने कॉल किया था तो उसने ये भी नहीं बताया कि वो कौन से हॉस्पिटल से है, उसने बस अपना नाम बताया था। लेकिन नोआ का ध्यान उसकी बातों से ज्यादा अपने कमरे की तरफ था। वो सोचती है मुझे सबसे पहले उस फिल्म की रोल को निकालना होगा, जब तक मैं ये कंफर्म ना कर लूँ कि सब सेफ है मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब वो अपने कमरे में जाने का बहाना बनाने ही वाली होती है कि तभी घर के दरवाजे से एक औरत एंटर करती है, जिसे देख के सारा काफी खुश हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन हेलेन होती है। अब सारा भागकर हेलेन के पास जाती है और उसे ग्रीट करती है और तब जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और वो हेलेन का वेलकम करता है। तो हेलेन जॉन से कहती है तुम तो आज भी पहले जितने हैंडसम हो, तुम कैसे हो? तो जॉन जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ शुक्रिया। तो जो नोआ होती है वो भी उसको हेलो बोलती है, लेकिन ये चुड़ैल उसको इग्नोर कर देती है जानबूझ के। और जॉन से डेनिस के बारे में पूछती है तो सारा कहती है कि वो अभी सोया हुआ है, लेकिन नोआ ने अभी तुम्हें हेलो बोला है, तुमने शायद सुना नहीं। तो हेलेन कहती है ओ आई एम सॉरी, लगता है उम्र के साथ मेरे को कम सुनाई देने लगा है। फिर झूठी से स्माइल करते हुए नोआ से पूछती है कैसी हो नोआ? तो नोआ कहती है मैं ठीक हूँ शुक्रिया। अब हेलेन बाकी लोगों से बातें करने लग जाती है और नोआ अकेली खड़ी हुई होती है। तो नोआ बोलती है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम आराम करो हेलेन। ये बोलकर नोआ वहाँ से चली जाती है और हेलेन उसको वहाँ से जाते हुए चुपचाप देख रही होती है। नोआ अपने कमरे में आके उस बेड के नीचे से उस फिल्म रोल को ढूंढकर बाहर निकाल लेती है। इस फिल्म रोल को देखते हुए वो सोचती है कि अच्छा है ये अभी भी यहीं पर है। अब उसे रूनी की कही मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली बात याद आती है और वो सोचती है क्या वो बस इतना ही कर सकता है? रूनी को पूरा यकीन था कि कातिल मैं ही हूँ। उसने मेरी शिकायत भी पुलिस में कर दी थी। उसने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन वो झूठा है। मैं बेवकूफ थी जो उस पर भरोसा करने चली थी। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे बस लिंडा की मदद चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारा हेलेन को उसका कमरा दिखा रही होती है। हेलेन कमरे की तारीफ करती है कि ये काफी क्लीन और सुंदर है, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी इसे डेकोरेट करने में। तो सारा कहती है हाँ, और फैमिली के लोगों ने भी काफी मदद की है। पास में हुए उन मर्डर की वजह से लॉर्ड मेयर्स बहुत परेशान थे कि रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो हेलेन कहती है अरे छोड़ो भी, उस बुड्ढे को मेरी कोई परवाह नहीं है। ये सुनते ही सारा शौक हो जाती है और तुरंत दरवाजा बंद करके कहती है हेलेन धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हेलेन मुंह बना के बोलती है कोई नहीं सुन रहा है और बोलती है देखो जरा, उन्होंने मुझे लेने के लिए सिर्फ एक कमजोर बटलर भेजा, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। लेकिन नोआ जब भी कहीं जाती है तो वो उसके साथ 3-4 हट्टे कट्टे नौजवान को भेजता है। अपनी लाडली बेटी के ऊपर धूल का एक कण भी नहीं पड़ने देना चाहता। सारा उसे रोकते हुए कहती है ऐसा मत कहो हेलेन, वो गार्ड नोआ की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उस पर नजर रखने के लिए होते हैं, ताकि जब भी उसमें सिम्टम्स दिखने लगे तो उसे संभाल सके। तो हेलेन पूछती है कौन से सिम्टम्स? तभी सारा को लॉर्ड मेयर्स की बात याद आती है, जहाँ उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि नोआ के दिमागी इलाज या हेलुसिनेशंस के बारे में किसी को भी ना बताए, चाहे वो उसका परिवार ही क्यों ना हो। तो सारा बात संभालते हुए कहती है ऐसे सिम्टम जो अचानक बिना बताए आ जाते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे।
तो हेलेन कहती है तुम तो मुझे उसकी कंडीशन के बारे में भी एग्जैक्ट नहीं बता सकती, ये सब तो बहाना है ना। ये ऊंचे खानदान के लोग हम जैसे लोगों को अपने बराबर समझते ही नहीं है। 6 महीने पहले जब मैं यहाँ 5 दिन के लिए रुकी थी तब उस लड़की नोआ ने इलाज के बहाने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था। आज भी देखा कैसे बेमन से हेलो करके अपने कमरे में भाग गई। सारा अपनी बहन को समझाती है हेलेन वो सब बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो हेलेन उससे कहती है तुम बहुत मासूम हो सारा, हर कोई तुम्हारी तरह दयालु नहीं होता, मुझे डर है कि वो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं। तो सारा उससे कहती है वो काफी अच्छे लोग हैं, मैं आशा करती हूँ कि तुम उनसे नफरत ना करो। इसके बाद वो आपस में बातें करने लग जाते हैं दोनों। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ नोआ फोन पर किसी फोटोग्राफर से बात कर रही होती है। वो फोन पर बोलती है कि मैं तुमसे फोटो डेवलप करवाने शाम को आऊंगी, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी जितना तुम चाहोगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें आज ही रात को मुझे वो फोटो डेवलप करके देनी होगी। अब नोआ फोन रख के सोचती है आज शाम को फोटो डेवलप हो जाएंगी, जैसे ही सब सो जाएंगे मैं फोटो ले आऊंगी। अगर मेरे पास बॉडी के पास खड़े कातिल की फोटो होगी तो पुलिस को मेरी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। अब नोआ लिविंग रूम में आ जाती है जहाँ पर हेलेन डेनिस को गिफ्ट दे रही होती है। जब नोआ उसके पास से गुजरती है तो हेलेन नोआ को घूर के देखती है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोआ अपने कमरे से बाहर आती है। वो सोचती है मुझे बहुत थकान हो रही है, क्या ये इसलिए है क्योंकि कल रात मैं सो नहीं पाई थी। तब नोआ सोचती है कि नहीं मुझे अलर्ट रहना होगा जब तक कि मैं इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट ना कर दूं। तभी वो देखती है कि लिविंग रूम की लाइट जल रही होती है। तो नोआ सोचती है सारा और हेलेन अभी बातें कर रहे होंगे, अगर मैं चुपचाप चलूँ तो यहाँ से चुपके से बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन ये बुढ़िया साइड से आती है और पूछती है कहीं जा रही हो क्या। नोआ उसे देख के थोड़ा चौंकती है लेकिन फिर कहती है कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो बस पानी लेने आई थी। तो ये हेलेन पहले कुछ सोचती है और फिर मुस्कुराकर कहती है अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करना चाहोगी, हमारी पहले कभी आपस में बात नहीं हुई है। तो बोलो क्या कहती हो। ये सुन के नोआ पोलाइटली उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी काफी थकी हुई हूँ। तो ये हेलेन पहले कुछ सोचती है और फिर कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। तो नोआ उसे गुड नाइट बोलती है लेकिन ये बुढ़िया बीच में रुक जाती है और पीछे मुड़ के नोआ से पूछती है नोआ क्या तुम्हें कोई मेंटल इलनेस है। उसका ये सवाल सुनकर नोआ काफी हैरान होती है। तभी सारा लिविंग रूम से आती है और हेलेन को आवाज लगाती है, लेकिन हेलेन जो है नोआ से सवाल पूछ रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी उसी टाइप की बीमारी होगी। सारा ये सुन के काफी हैरान हो जाती है और भाग के उसके पास आती है उसे चुप कराने के लिए, लेकिन ये बुढ़िया एक नंबर की बेशरम ये चुप नहीं होती है। ये घटिया सी स्माइल देते हुए कहती है अरे अगर दिमागी बीमारी इस खानदान के खून में है तो हमें डेनिस का ख्याल रखना पड़ेगा ना। सारा तुरंत नोआ से माफी मांगती है और कहती है नोआ सॉरी मेरी बहन ने थोड़ी ज्यादा पी ली है। वो हेलेन को वहाँ से खींच कर ले जाती है। इसके बाद नोआ अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है जब तक सारा और हेलेन सो नहीं जाते मुझे इंतजार करना होगा, और अगर फोटोग्राफर सो जाता है तो मैं उसे जगा ही दूंगी। अब नोआ उस दरवाजे के पास बैठ जाती है और उसके दिमाग में उस हेलेन की बातें गूंज रही होती है। वो सोचती है क्या सच में लोग सोचते हैं कि मेरी वजह से पूरे परिवार में दिमागी बीमारी है, शायद इसलिए मेरे फादर मेरे एलिशिनेशन को दुनिया से छुपाते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जल्द ही कातिल को पकड़ लूंगी और फिर सब मुझ पर यकीन करेंगे। नोआ की आंखें भारी होने लगती है और वो आंखें बंद कर लेती है। अब जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो उसके चारों ओर अंधेरा होता है और जब वो सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसके सामने एक औरत की लाश टंगी हुई होती है। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और फिर नोटिस करती है उसके हाथ और कपड़े पूरे खून से भरे हुए हैं। वो जल्दी से अपनी कार से जंप करती है और सोचती है मैं तो अभी अपने कमरे में थी ना, तो मैं अपनी कार में क्या कर रही हूँ। वो लाश की तरफ देखकर सोचती है एक और कत्ल हो गया और इसका चेहरा भी छिला हुआ है। अब नोआ एकदम से डर जाती है क्योंकि वो देखती है उस लाश के हाथ में भी बिल्कुल वैसी अंगूठी है जैसा हेलेन पहनती है। अब नोआ को पूरा यकीन हो जाता है कि ये हेलेन है। वो हेलेन के पास जाती है और उसे पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें यहाँ से नीचे उतार लूंगी, प्लीज उठ जाओ। नोआ सोचती है कि हेलेन का शरीर तो ठंडा पड़ चुका है, इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही मर चुकी है। अब वो डर के पीछे हटती है तो उसका पैर किसी चीज पर पड़ जाता है। जब वो नीचे देखती है तो उसके पैरों के नीचे हेलेन के चेहरे की खाल पड़ी हुई होती है, जिसे देख के वो उल्टी कर देती है। अब वो मन ही मन में सोचती है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया है। अब उसे डॉक्टर रोनी की कही हुई बात याद आती है जिसमें उसने नोआ से पूछा था कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक लंबा टाइम तुम्हें बिल्कुल भी याद ना रहा हो। तुम्हें अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को अब और हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सब याद करके नोआ सोचती है क्या मैंने ही इसे मारा है।
अब नोआ के दिमाग में उसके फादर की कही हुई बात चलने लगती है, जिसमें उन्होंने उसे साफ चेतावनी दी थी कि अगर इन आवाजों को फॉलो करती रही तो इसका अंजाम किसी की मौत पर ही खत्म होगा। अब नोआ रोते हुए सोचने लगती है कि मैंने ही एलन को मार दिया है, मैंने सारा की बहन का खून किया है। अब वो खुद को संभालते हुए बोलती है मुझे पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ लिंडा की आवाज आती है और उससे कहती है नहीं, ये तुमने नहीं किया है। अब नोआ अपने कान बंद कर लेती है और उससे कहती है प्लीज बस करो, मुझे अब किसी और को नहीं मारना, मुझे बस अकेला छोड़ दो। तभी नोआ को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो अनजान आदमी लाश को देखकर चिल्ला उठता है। नोआ सोचती है कि आखिर ये कौन हो सकता है, और वो आदमी चिल्ला रहा होता है ये तो मर चुकी है, इसका मर्डर हुआ है, अब मैं क्या करूं। फिर वो आदमी बोलता है जो औरत गाड़ी में बैठी थी वो कहाँ गई। ये सुन के नोआ थोड़ी डर जाती है, लेकिन तभी वो अनजान आदमी बोलता है कि कहीं उस कातिल ने गाड़ी में बैठी उस लड़की को भी तो नहीं मार दिया ना। ये सुन के नोआ एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि अब उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि कातिल वो नहीं है। अब वो आदमी बोलता है कि वो कातिल ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अगर मैं अभी उसके पीछे जाऊं तो उसे पकड़ सकता हूँ। नोआ मन में सोचती है कि ये विटनेस है जिसने असली कातिल को देखा है। वो जंगल से बाहर आके उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे आवाज भी लगाती है, लेकिन जब वो बाहर जाके देखती है तो उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। वो शख्स वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपने घर आ जाती है और वो गाड़ी पार करते हुए सोच रही होती है कि किसी ने उस कातिल को देख लिया है, इसका मतलब खूनी मैं नहीं हूँ। नोआ के दिमाग में वही भूरे बाल वाला आदमी आता है और वो कहती है कि हेलन को उसी आदमी ने मारा है। वो मन में सोचती है कि मुझे नहीं मालूम कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, लेकिन अब वो मेरी फैमिली को टारगेट कर रहा है, मुझे उसे पकड़ के मारना होगा ताकि दोबारा वो किसी और का खून ना कर पाए। नोआ ये सब सोच रही होती है कि हम देखते हैं कि दूर से उसका फादर उसे देख रहा होता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा और बाकी सब हेलेन को ढूंढ रहे होते हैं। जॉन वहाँ पे आता है तो सारा उससे पूछती है क्या तुम्हें वो मिली, तो वो बताता है कि नहीं, लेकिन मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है, डिटेक्टिव्स यहाँ पर आते ही होंगे। सारा अपनी बहन की फिक्र में रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मेरी बहन इस इलाके को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, कहीं वो खो तो नहीं गई। दूर खड़ी नोआ ये सब देख रही होती है और वो सोचती है कि लिंडा ने कहा था कि मुझे किसी को हेलेन की लाश के बारे में नहीं बताना है, वरना सब मुझे ही कातिल मान लेंगे और मैं कभी असली कातिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तभी सारा रोते हुए नोआ के पास आती है और उससे पूछती है मेरी बहन खो गई है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। नोआ को इसकी कही हुई बातें याद आने लगती है कि वो उस पर कितना विश्वास करती है, लेकिन फिर भी वो उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने उसे नहीं देखा। अब सारा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। नोआ सोचती है उस विटनेस ने अब तक तो पुलिस को रिपोर्ट कर दी होगी, तो सारा को पता चल ही जाएगा कि हेलेन का खून हो चुका है। तभी बटलर वहाँ पर आता है और जॉन को कहता है कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। तो जॉन बोलता है मैंने तो उन्हें अभी कॉल किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो बटलर बताता है कि ये हेलेन के मामले में यहाँ पर नहीं आए हैं। तभी पीछे से डिटेक्टिव मार्क आगे आता है जिसके साथ पॉल मर्फी भी होता है। वो बोलता है कि हम यहाँ पर फेस ड्राइव पर मर्डर केस के सिलसिले में एक सस्पेक्ट से पूछताछ करने आए हैं। वो नोआ की तरफ देखता है और उससे पूछता है क्या आप ही मिस नोआ मेयर्स हैं। अब हमें कुछ टाइम पहले का पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां डिटेक्टिव मार्क बैठकर डॉक्टर रूनी और नोआ की वही रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। तभी पॉल वहां पर आता है और पूछता है क्या तुम अभी भी यही रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। तब मार्क पॉल से पूछता है तुम्हें क्या लगता है नोआ ने जो यहाँ कहा उसका असली मतलब क्या था। तो पॉल जवाब देता है वो तो बस डॉक्टर का मजाक उड़ा रही थी, उससे पूछ रही थी क्या वो सच में उन काल्पनिक आवाजों पर यकीन करता है। तो मार्क बोलता है कि वो ये नहीं पूछ रही थी कि क्या उसको लगता है कि उसके हेलुसिनेशन सच है, बल्कि वो ये पूछ रही थी कि क्या उसको ये लगता है कि उसके हेलुसिनेशन सच नहीं है। तो पॉल कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि नोआ खुद मानती है कि वो आवाजें सच है, ये तो उसके आगे की बातों से बिल्कुल मैच नहीं करता। मार्क कहता है बिल्कुल, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हम चुपके से उसकी बातें सुन रहे हैं, इसलिए उसने अचानक अपना पूरा एटीट्यूड बदल लिया। तो पॉल कहता है तुम्हें अभी भी लगता है कि उसे पता चल गया था, ये इम्पॉसिबल है, वो हमारे कमरे में थोड़ी ना आई थी। और देखो तुम फिर से अपनी बात से पलट रहे हो, पहले कह रहे थे कि वो कातिल नहीं हो सकती और अब उसे ही मेन सस्पेक्ट मानकर उसके पीछे पड़े हो। तो मार्क उसकी तरफ मुड़ के कहता है वो और कातिल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो पॉल कंफ्यूज होके कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें पूरा यकीन है कि कातिल वही है। तो मार्क समझाता है एक अकेली औरत बिना कोई सुराग छोड़े दो लोगों का खून करके लाशों को अपनी कार में डाल के पेड़ से कैसे टांग सकती है। ये नामुमकिन तो नहीं है बल्कि बेहद मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नोआ ही कातिल है,
लेकिन उसका इन सीरियल किलिंग से कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। अगर वो सच में कातिल है तो उसका कोई मददगार भी होगा या फिर वो सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है। अब मार्क रुकता है और आहिस्ता से बोलता है, या फिर वो खुद एक विक्टिम है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्क पूछ रहा होता है, क्या आप ही मिस नोआ मेयर्स हैं? तो नोआ सोचती है, ये लोग आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जॉन आगे आता है और उससे कहता है कि सस्पेक्ट से आपका क्या मतलब है। तो मार्क शांति से जवाब देता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि आपकी बहन को वैसे ही जूते पहने देखा गया है जैसे हमें क्राइम सीन पर मिले थे। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस इसे एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह लीजिए। जॉन गुस्से से पूछता है, तो सिर्फ एक जैसे जूते होने की वजह से आप उसे कातिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? तभी सारा खड़ी होती है और पूछती है, क्या ये लोग हेलेन के लिए आए हैं? तभी पोल आगे आता है और जॉन के गुस्से को शांत करने के लिए बोलता है कि हम तो बस यहाँ सवाल करने आए हैं। जॉन चिल्लाकर बोलता है, नोआ कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलती, वो सस्पेक्ट कैसे हो सकती है? मार्क तुरंत पूछता है, क्या वो कभी भी अकेली बाहर नहीं जाती? तो जॉन बताता है, नोआ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो जहाँ भी जाती है कोई ना कोई उसके साथ जाता है। अगर उसने किसी का कत्ल किया होता तो सबसे पहले हमें पता चलता, या फिर सिर्फ जूतों के चक्कर में आप हमारी पूरी फैमिली को ही कातिल ठहराना चाहते हैं? उनकी ये सब बातें डेनिस दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है। पोल बात संभालते हुए कहता है, सर आप गलत समझ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो सस्पेक्ट है। मार्क बीच में बोलता है कि जिस बंदे ने हमें रिपोर्ट दी थी उसने कहा कि नोआ उस वक्त अकेली थी। तो जॉन कहता है, वो रिसेंटली सिर्फ 2 बार ही अकेले अस्पताल गई थी, इसके अलावा वो पूरे टाइम मेंशन के अंदर ही थी। सारा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन तभी ये डेनिस आ जाता है और कहता है, ये झूठ है, आप पुलिस से झूठ नहीं बोल सकते डैड, आंटी हमेशा अकेले बाहर जाती है। ये सुनते ही वो सब शौक हो जाते हैं। सारा तुरंत उसके पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हें बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए डेनिस, नोआ कब बाहर गए थे घर से? क्या तुमने कल रात उन्हें कमरे से बाहर जाते देखा था? तो डेनिस कहता है, नहीं आंटी, रात के अंधेरे में अकेले घर से बाहर गई थी। नोआ ये सुन के पूरी तरह हैरान रह जाती है। सारा घबराकर पूछती है, अंधेरे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या नोआ रात को घर से बाहर गई थी? तो डेनिस मासूमियत से नोआ की तरफ देखकर कहता है, हाँ जब सब सो गए थे, है ना आंटी? ये सुन के नोआ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सोचती है, तो नोआ रात को घर से बाहर गई थी। तभी वहाँ पर लॉर्ड मेयर्स आ जाते हैं और वो कड़क आवाज में पूछते हैं, मेरी बेटी सीरियल किलिंग की सस्पेक्ट है? वो नोआ का बचाव करते हुए पुलिस से कहते हैं, जैसा मेरे बेटे ने बताया, नोआ आजादी से घर से बाहर नहीं जा सकती। मुझे उम्मीद है कि आप आधे सोए बच्चे की बातों पर भरोसा करके मेरी बेटी पर शक नहीं करेंगे। मार्क तमीज से जवाब देता है, लॉर्ड मेयर्स आप गलत समझ रहे हैं, हम आपकी बेटी को कातिल मानकर नहीं आए हैं, लेकिन दोनों मर्डर्स इसी इलाके में हुए हैं। आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए यही अच्छा होगा कि कातिल जल्दी पकड़ा जाए। हम बस नोआ से कुछ बातें जानना चाहते हैं। लॉर्ड मेयर्स सख्त लहजे में कहते हैं, अपनी फैमिली और बेटी की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक आपके पास कोई वारंट ना हो, मेहरबानी करके मेरे घर से दफा हो जाएं। डिटेक्टिव मार्क नोआ की तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहता है, पूरा परिवार मिलकर नोआ को बोलने से रोक रहा है। फिर कहता है, मिस नोआ प्लीज आप कुछ कहिए, बाकी कोई यकीन करे या ना करे, आप जो कहेंगी मैं उस पर यकीन जरूर करूंगा। नोआ मन में सोचती है, क्या यह सच में मुझ पर यकीन करेगा? तभी वहाँ पर 2 और पुलिस वाले आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट मिली है, क्या यहाँ पहले से डिटेक्टिव मौजूद है? पोल पीछे मुड़कर कहता है, हम मिसिंग पर्सन के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम बस फेस ट्राइपर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तभी वो पुलिस वाला पोल को उस केस के बारे में कुछ बताता है, तो वो सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो पोल अचानक मार्क के पास जाता है और उसे कहता है, मार्क हमें तुरंत पुलिस स्टेशन वापस जाना होगा, और उसे वहाँ से ले जाता है। वो दूसरा पुलिस वाला पूछता है कि हमें मिसिंग पर्सन के बारे में कौन बताएगा? तो जॉन कहता है, इसके बारे में मेरी वाइफ आपसे बात करेगी। लेकिन नोआ की नजरें अभी भी पोल और मार्क पर होती है। वो सोचती है, ये दोनों इतनी हड़बड़ी में क्यों चले गए? तभी लॉर्ड मेयर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम चाहे जो भी सुनो, तुम्हें किसी और से ज्यादा अपनी फैमिली पर भरोसा रखना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नोआ सोच में पड़ जाती है कि उसके पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। दूसरी तरफ जॉन अपने फादर के पीछे जाता है और उनसे कहता है, डैड हम जेनिस की बातों को इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो डॉक्टर गलत था, नोआ को अभी भी हेलुसिनेशन हो रहे हैं। लॉर्ड मेयर जॉन को खौफनाक नजरों से घूरते हुए कहते हैं, एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? जॉन डर के मारे तुरंत चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ पुलिस वाले सारा से हेलेन के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। नोआ एक कोने में खड़ी हुई सोचती है, इन पुलिस वालों को अभी तक नहीं पता चला कि हेलेन का कत्ल हो चुका है। क्या पोल और मार्क वही डिटेक्टिव थे जो अस्पताल में मेरी बातें सुन रहे थे?
वो मुझसे क्या सुनना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि मैं अपने हेलुसिनेशन के बारे में बात करूं? मार्क ने कहा था कि वो मुझ पर भरोसा करेगा, जैसे रूनी ने कहा था कि वो मेरी मदद करेगा। ये सब झूठे हैं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे खुद ही उस कातिल को ढूंढना होगा। तभी वो पुलिस वाला नोआ से पूछता है, और आपने हेलेन को आखिरी बार कब देखा था? नोआ बोलती है, ओ कल रात जब सीढ़ियों से बात कर रही थी, वही आखिरी बार था। पुलिस वाला कहता है, ठीक है, अब हम दूसरों से बात करते हैं। नोआ उसे रोक के पूछती है, वो दोनों डिटेक्टिव्स इतनी जल्दी क्यों चले गए? क्या कोई और मर्डर हुआ है? पुलिस वाला कहता है, ओ क्योंकि यह हवेली क्राइम सीन के पास है, इसलिए आपको डर लग रहा है कि कातिल ने मिस हेलन को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नोआ उनकी बातों से कंफ्यूज हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि फेस ट्राइपर मर्डर्स ने पूरे देश को खौफ में डाल रखा था, लेकिन आज अथॉरिटी ने ये अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने इस खौफनाक सी सीरियल किलिंग के पीछे छिपे कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही नोआ के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है, क्या उन्होंने कातिल को पकड़ लिया? और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब उन्होंने कातिल को पकड़ लिया है या नहीं, वो तो हमें आगे पता पड़ेगा।